हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो सीईटी के लिए, सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस, एसआई, एससेट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, तो उसका सेट नंबर है 3 और ये पटवारी परीक्षा हुई थी 2016 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखो भाई, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये कब शुरू हुआ था? 14 जनवरी 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761 को। तो देखो, जिस दिन हमारा संक्रांत का त्यौहार होता है ना, तो मराठों ने क्या किया, उस दिन को शुभ माना और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो कई बार है ना, ये मराठों और अफगान भी लिख देते हैं भी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठे और अफगानों के बीच में। वहाँ अहमद शाह अब्दाली नहीं मिलेगा, तो ये अब्दाली क्या थे? ये अफगान थे। ठीक है, और पानीपत का दूसरा और पहले युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1556। दूसरा, देखो भी, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, पहला युद्ध हुआ था 1526 में। तो पहला युद्ध हुआ था 1526, दूसरा 1556 में, दूसरा हुआ था 1556 में। तो देखो, इनकी भी डेट देख लो। तो देखो, ये तीनों युद्ध देख लो एक बार। तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो 5 नवंबर क्या हुआ था? देखो भाई, पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। देखो, पैसे 5 और 1556। ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, तो बाबर इसमें जीता था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सरसों सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा सरसों होती है महेंद्रगढ़ में। कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कान्नौड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में स्थित है। कान्नौड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ? ये कान्नौड़ एक, जैसे ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों को बोलते थे, तो कान्नौड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। और यह किसके समय में बनवाया था, ये भी पूछ लेते हैं। तो कान्नौड़ का किला बलबन के समय में बनवाया था। कान्नौड़ का किला किसके समय में बनवाया था? बलबन के समय में। और कान्नौड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मेवात। और मेवात की कितनी है? 54.8%। 54.8% है। तो अगर 54 और 55 हो तो कितना करेंगे? हमें 55 करना पड़ेगा। तो मेवात की साक्षरता दर कितनी है? 54.8%। सबसे कम है हरियाणा में मेवात की। और सबसे ज़्यादा पूछे तो किसकी है? गुरुग्राम की, 84.7%। गुरुग्राम की कितनी है? 84.7%। अगर 84 और 85 आता है तो हमें 85 करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे कम है मेवात की, सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम की 84% और मेवात की है 54.8%। गुरुग्राम की है 84.7%। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो हरियाणा के गठन के समय में यहाँ पे कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे भाई। कौन कौन से थे? 7। घर JK में, तो देखो भाई, घर JKM, तो गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, और ये क्या होगा? ये होगा करनाल और महेंद्रगढ़। ठीक है, ये 7 ज़िले थे।
हरियाणा के गठन के समय। तो घर JK में, ये इसकी क्या है, ट्रिक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। और वर्तमान में पूछे तो कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। लास्ट ज़िला बना था चरखी दादरी, भिवानी से अलग होके। और गठन के समय कितने ज़िले थे, 7 ज़िले थे। घर JK में इसकी ट्रिक है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? देखो भाई, कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। GT रोड, इसे कोस मीनार, इसको GT रोड भी बोल देते हैं। तो GT रोड पर जो कोस मीनार थी ना, हर मतलब क्या था, ये मीनारें बनवाई गई थी GT रोड के ऊपर जनता की सुविधा के लिए, ताकि हर एक कोस पर एक मीनार खड़ी करवाई जाती थी। पहले पैदल चलते थे, तो जो GT रोड था उस पर जो जाएगा तो कोस मीनार की थी, एक एक कोस पर मीनार बनाई गई थी, ताकि जो पैदल यात्री थे या जो भी यात्री थे वो वहाँ पे आराम कर सकें। वहाँ पे जैसे पानी वगैरह होता था, पानी पी सकें, और पहले भी अपने खाने पीने का सामान साथ लेके चलते थे। तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, और GT रोड पर ये कोस मीनारें थी। और अब है ना, क्या है, हरियाणा में 88 कोस मीनारें बची हुई हैं अब भी। कितनी है हरियाणा में? 88 कोस मीनार हैं। एक कोस मीनार पानीपत करनाल सड़क पर कोहड़ के निकट है। तो एक कोस मीनार पूछ लें अगर बाय चांस, तो कहाँ है? पानीपत करनाल सड़क पर। पानीपत और करनाल की जो सड़क है ना, उस पर एक कोस मीनार अब भी है। और कोहड़ जो गांव है ना, उसके पास में, पानीपत करनाल रोड पर कोहड़ गांव के पास में। इस मीनार के चारों ओर लोहे के सीढ़ियों के बैरिकेड बने हुए हैं। तो देखो भाई, कोस मीनारें GT रोड पर बनी हुई हैं। ये यात्रियों के विश्राम करने के लिए थी। किसने बनवाई थी ये कोस मीनारें? GT रोड पे शेरशाह सूरी ने। और करनाल और पानीपत रोड पर कोहड़ गांव के पास में एक मीनार है। और हरियाणा में टोटल 88 कोस मीनारें अब भी हैं। ठीक है। मोरनी की पहाड़ी किस ज़िले में है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला ज़िले में हैं। कहाँ हैं? पंचकुला ज़िले में। और ये शिवालिक की जो रेंज है ना, उनमें पड़ती हैं मोरनी की पहाड़ियाँ, और पंचकुला ज़िले में हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं भाई। हरियाणा के मध्य में स्थित अर्ध हरियाणा कौन सा नगर है? तो हरियाणा के मध्य में स्थित ये क्या है? जींद है। देखो भाई, वैसे तो रोहतक भी बीच में है, लेकिन जींद को ही कहा जाता है अर्ध ऑफ हरियाणा। अर्ध का हरियाणा कौन है? तो क्या है? आर्ट ऑफ हरियाणा। किसे बोलते हैं भाई? जींद को बोलते हैं। और 1 नवंबर 1966 को जब जिलों का निर्माण हुआ तो जींद भी था उसमें। और ये पूछ लेंगे भाई, ये जींद जिला किससे अलग करके बनाया गया था? तो संगरूर से अलग करके बनाया गया था। संगरूर है पंजाब में, तो संगरूर से अलग करके कौन सा जिला बना था? जींद जिला। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो ये है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। किससे है? हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो ये इसमें पाया जाता है चूना पत्थर, कैल्साइट और तांबा। ये उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। तो क्या होगा? इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। महेंद्रगढ़ में एस्बेस्टास, एपेटाइट, रॉक फास्फेट, बेराइट, तांबा, गार्नेट, ग्रेफाइट, लोहा, चूना पत्थर आदि सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? आरक्षित नहीं है पूछ रखा है भाई। तो देखो, ये कौन सा नहीं है? पटौदी भी है, झज्जर भी है और बावड़ भी है। तो ये क्या है? नारनौल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र विधानसभा की पूछ रखी भाई। लोकसभा के लिए 2 हैं, सिरसा और अम्बाड़ा। और विधानसभा के लिए कितने हैं? बताओ भाई, कमेंट में बताना भाई कितने हैं। तो विधानसभा के लिए है भाई 17। और ये इनमें से कौन सा नहीं होगा? नारनौल SC रिजर्व नहीं है। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो बुनकरों के शहर के रूप में हरियाणा का है पानीपत। पानीपत को बुनकर नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का हैंडलूम उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। स्वतंत्र जिले के रूप में पानीपत कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। तो पानीपत का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989
1989 को। तो पानीपत जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। और बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। 1 नवंबर 1989 याद रखना भाई। पानीपत का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। हिसार नगर की स्थापना की थी। तो हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? 1354 में तुगलक वंश के सुल्तान थे फिरोज तुगलक। तो हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। कब की थी? 1354 में। कब की थी? 1354 ईस्वी में की थी। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा था। तो हिसार का नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से तो है? तो ये हैं यमुनानगर जिले से। कहाँ से है? यमुनानगर जिले से। 1930 में पंजाब प्रांत के जिले झेलम पाकिस्तान के गांव खुर्द में जन्मे सुनील दत्त का परिवार जिला यमुनानगर के गांव मंडोली में आकर बस गया था। तो यमुनानगर में कौन सा गांव है? मंडोली। कौन सा है? मंडोली। और ये पाकिस्तान से आके यहाँ बसे थे। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे हरियाणा के मुख्यमंत्री? तो ये GD तपासे जो हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। पहले कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है। उसके बाद में कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। और उसके बाद में बनारसी दास गुप्ता भी बने थे। तो पहले कौन थे? ये भगवत दयाल शर्मा थे। अगर इलेक्टेड पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह। और जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे वो भी राव वीरेंद्र सिंह थे। और फर्स्ट निर्वाचित भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। और बनारसी दास गुप्ता भी थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, लेकिन GD तपासे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है झज्जर में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह अभ्यारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1074 एकड़। तो 1074 एकड़ इसका क्या है? एरिया है। 1074 एकड़। ठीक है। यह अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है। और यहाँ पक्षियों की कितने बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ आती हैं। लगभग 250 प्रजातियाँ आती हैं। इनमें भूरे, हंस, बतख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि इसमें ये फेमस हैं। तो भिंडावास कहाँ है? झज्जर में है। और एक और भी झील है यहाँ पे झज्जर में, वो है खप्परवास। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? यमुना नदी है। देखो भाई, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और ये यमुनानगर जिले के क्लेसर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर जिले के क्लेसर नामक स्थान से। और यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई, देखो इसके ज़िले याद कर लो। यमुनानगर में पहले यमुनानगर के क्लेसर में प्रवेश करेगी तो यमुनानगर, फिर आएगी करनाल में, फिर पानीपत, सोनीपत, उसके बाद में ये चली जाएगी फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद में जाएगी पलवल। और पलवल के असनपुर नामक स्थान से ये हरियाणा की सीमा से बाहर चली जाती है और यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। फरीदाबाद देखो भाई, क्लेसर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के असनपुर से ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है। ठीक है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था पहला रोहतक में 8 मई 1976 को। 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? रोहतक में। 8 मई 1976, ये डेट याद रखना भाई। 8 मई 1976 को रोहतक में आकाशवाणी केंद्र, पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB कहाँ है? तो CIRB कहाँ है? यह है हिसार में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज ये कहाँ है? हिसार में है। तो यह 1 फरवरी 1985 से कार्य कर रहा है। 1 फरवरी 1985 से। कब से कार्य कर रहा है ये? 1 फरवरी 1985 से ये CIRB कार्य कर रहा है। भैंसों में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और शोध भी किए जाते हैं यहाँ पे। ये हिसार में अवस्थित है।
तो इसकी डेट पूछ लें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, CIRB की फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। तो ये 1 फरवरी 1985 से ये कार्य कर रहा है। और कहाँ है ये? हिसार में है। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब किस ज़िले में है? ये है कैथल ज़िले में। गुरुद्वारा नीम साहिब किस ज़िले में है? कैथल ज़िले में है। यह गुरुद्वारा कैथल में प्रताप गेट के निकट है। और कौन से गेट के निकट? प्रताप गेट के निकट। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी मालवा की यात्रा करते हुए यहाँ आए थे। तो गुरुद्वारा नीम साहिब किस ज़िले में है? कैथल ज़िले में। नीम साहिब कैथल ज़िले में है। और सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, वो यात्रा करते हुए कैथल में आए थे। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? कैथल में है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस स्थान पे है? किस नगर के समीप है? तो पांडु पिंडारा कहाँ है? यह है जींद में। पांडु पिंडारा कहाँ है? जींद में। प्राचीन धर्मस्थल है। और पांडवों ने यहाँ 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की, भाई सोमवती अमावस्या का वेट किया था पांडवों ने 12 वर्ष तक। महाभारत का युद्ध होने के बाद में पांडवों ने इस स्थान पर अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म अदा की थी। तो कहाँ पे की थी? जींद में। पांडु पिंडारा कहाँ है? पांडु पिंडारा जींद में है। और पांडवों ने क्या किया था? 12 वर्षों तक अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म अदा करने के लिए 12 वर्षों तक यहाँ वेट किया था। किसका वेट किया था? सोमवती अमावस्या का। ठीक है। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, ये जिले तो याद करने चाहिए। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 2008 में। 21वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 21वां जिला, 15 अगस्त 2008 को। तो डेट भी आती हुई साथ में, 15 अगस्त 2008 को पलवल। और कौन सा जिला बना था? 21वां जिला बना था पलवल। 2008 में बना था, 15 अगस्त 2008 में। 15 अगस्त 2008 में पलवल को जिले का दर्जा मिला था। और 21वां जिला बना था। 22वां बना था चरखी दादरी। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और ये हिसार जिले से संबंधित है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? तो ये किस देश का निवासी था? फ्रांस का। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ शहर की नींव 1952 में रखी थी। और कब रखी थी इसकी नींव? 1952 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसको, ली कार्बूजियर को स्पेशल चंडीगढ़ बनाने के लिए, चंडीगढ़ डिज़ाइन करने के लिए नेहरू जी ने ली कार्बूजियर को बुलाया था। और 1952 में इसकी चंडीगढ़ की नींव रखी थी। ठीक है भाई, 1952 में। UBS द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल बैंकिंग को सर्वाधिक अपनाने वाली जनसंख्या किसकी है? तो ये किसकी है? UBS द्वारा हाल ही में। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लेते हैं। ये है चीन। चीन की जनसंख्या है। लेकिन अब भाई भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो मोबाइल भी भारत में यूज़ करते होंगे अब। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो ये कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसको कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर दोनों पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो उनको कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, जो वो संभालेंगे अस्थायी तौर पे। तो कौन संभालेंगे? भारत के मुख्य जो न्यायाधीश है ना, वो इसको संभालेंगे। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी।
ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मानक अर्थशास्त्र। किससे संबंधित है? तो ये पूछा गया ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये है मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानक अर्थशास्त्र से। प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये करंट का। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये बताओ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो लागू पूछ रखा है भाई, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देखो भाई, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंशतः उसके कुछ अंशों को लागू किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान का पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, देखो भाई 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 25 भाग हैं, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखो 26 नवंबर 1949 को अंशतः, ये भी पूछ लेते हैं, ये तो हुआ था लागू हुआ था मतलब पूर्ण रूप से, लेकिन अगर ये पूछ ले अंशतः कब लागू हुआ था, तो मतलब कुछ अंश लागू कर दिए थे, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और ये पूछे संविधान लागू हुआ था या पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब ये लागू हुआ था 1900। ठीक है। और अब पूछें तो इसमें 25 भाग, 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं अब। ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और टाइगर रिजर्व है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे और 1452 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो बस इतना याद करो भी, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो भाई, जब किसी व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए, मतलब वस्तु को छोड़ने के बजाय उसे ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़े तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्पादक अतिरेक। उत्पादक अतिरेक क्या कहा जाएगा? जब ज़्यादा कीमत, अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो उत्पादन अतिरेक, उत्पादन अतिरेक। ठीक है भाई। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली है? तो एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं भाई? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर गुजरात में। तो ये कहाँ है? गिर गुजरात। गिर नस्ल की गायें भी कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। और गिर की पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं? गुजरात में है। गिर की पहाड़ियाँ भी गुजरात में हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुअर, जंगली ये चीज़ भी मिलती है, लेकिन गिर फॉरेस्ट कहाँ है? एशियाई सिंहों की वासस्थली है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर नस्ल की गायें भी, गिर की पहाड़ियाँ भी, ये कहाँ हैं? गुजरात में हैं। ये गिर की पहाड़ियाँ और गिर फॉरेस्ट जो एशियाई सिंहों की वासस्थली है ये। पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था। तो देखो भाई, पंचायती राज सबसे पहले तो राजस्थान में लागू किया था, सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। तो ये जोड़े बना के दे रखे हैं, तो पहले राजस्थान में फिर आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिला है ना, वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को तो राजस्थान में और 11 अक्टूबर 1959 को अरुणाचल प्रदेश में। देखो भी, 2 अक्टूबर को यहाँ और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। 11 अक्टूबर को कहाँ? आंध्र प्रदेश में ये पंचायती राज शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर को राजस्थान में और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में।
यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव निम्न में से अगर कहीं की पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। 6 माह के अंदर दूसरा चुनाव हो जाना चाहिए और वो भाई चुनाव संपन्न करवाए जाने चाहिए, ये नियम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 5 जून को क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। डिएगो आर्मांडो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डिएगो आर्मांडो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये फुटबॉल से संबंधित है। जो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है भाई, कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं, डिएगो आर्मांडो मैराडोना। खेल पद्धति बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तैराकी से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? तो कौन सी करती है हाइड्रोजन उत्पन्न? ये है कैडमियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? देखो भाई, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है कौन सी? कैडमियम। जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है कैडमियम। कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो किससे कुनैन प्राप्त की जाती है? ये की जाती है सिनकोना से। सिनकोना पादप से क्या किया जाता है? कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना से। कुनैन क्या होती है भाई? मलेरिया की दवाई होती है कुनैन, और सिनकोना के पादप से प्राप्त की जाती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो ये क्या है कठोर भाग? ये है इनामेल, दांत। सबसे कठोर भाग पूछ रखा है तो क्या है? इनामेल। ये है दांत। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो कठोर भाग कौन सा है? इनामेल। सूखी बर्फ होती है, तो सूखी बर्फ क्या होती है? ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है ये? वास्तविक और उल्टा। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल का। किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? यह है पेट्रोल का। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है सीसा पेंसिल के निर्माण में? ग्रेफाइट का। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है 4। अगले भाग में एक दायां आलिंद एवं बायां आलिंद तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। तो कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4 है। मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो मादक पेय किससे बनाए जाते हैं? एथेनॉल से। मादक पेय किससे बनाए जाते हैं? एथेनॉल से बनाए जाते हैं। यह है किण्वीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और ये पूछे किसके द्वारा? तो किण्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। एथेनॉल का आणविक सूत्र है C2H5OH। C2H5 और OH, ठीक है, C2H5OH। मादक पेय सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? एथेनॉल से बनाए जाते हैं, और किण्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं ये। पेरिस ऑफ प्लास्टर इससे बना होता है, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे बना होता है? जिप्सम से। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O
इसका ये फार्मूला है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। यह एक श्वेत रवादार ठोस पदार्थ है। इसके अणु में जल के 2 अणु रवाकार के रूप में होते हैं और 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो 120 डिग्री पर इसको गर्म करेंगे ना, तब ये क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और इससे ना उपयोग क्या होता है इसका? जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर तथा अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में होता है। तो अमोनियम सल्फेट खाद भी बनाई जाती है इससे। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफ़ेद बाघ सफारी आरंभ किया गया है? तो सफ़ेद बाघ सफारी कहाँ आरंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में। ज़्यादातर ये रिजर्व है ना भाई, तो ये मध्य प्रदेश में ही हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, सबसे ज़्यादा। तो सफ़ेद बाघ सफारी भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया था? तो स्टैंड अप इंडिया का आरंभ किया था नोएडा से। स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था? नोएडा से किया था 5 अप्रैल 2016 में। 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया था नोएडा से 2016 में। हाल ही में UIDAI ने 100वां करोड़ आधार बनाकर ऐतिहासिक लैंडमार्क को छुआ है। तो पहला आधार किस वर्ष बना था? तो 2010 में। 2010 में पहला आधार बना था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है असम में। कहाँ है ये? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और 430 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, 430 वर्ग किलोमीटर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ये। प्रसिद्ध गान सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है और वह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में है। सामुदायिक भी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में ही है। सज्जन का विलोमार्थक शब्द बताइए। तो सज्जन का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? दुर्जन। निम्न पंक्तियों में रस है। तो निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। तो इसमें कौन सा रस होगा? ये होगा श्रृंगार रस। देखो भाई, रूप, मन, तन, प्यारी, राग, ये सब किस में आएंगे? ये श्रृंगार रस में आएंगे। किस में आएंगे? श्रृंगार रस में। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है, तो ये कौन सा है? सौमित्र। लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या होगा? सौमित्र। सौमित्र। इसके और भी देख लो, रामानुज, अनंत, लखन, शेषनाग, ये किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मण के। तो सौमित्र, रामानुज, अनंत, लखन, शेषनाग ये लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से क्या आएगा? लक्ष्मण का पर्यायवाची है सौमित्र। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अति प्लस में आवश्यक। क्या होगा? अति प्लस में आवश्यक। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये अशुद्ध वर्तनी है जीर्णोद्धार। कौन सी है? जीर्णोद्धार है। जीर्णोद्धार। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यह आएगा जीर्णोद्धार। इकलौता शब्द में समास है। तो इकलौता शब्द में कौन सा समास है? ये है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास है। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें क्या आएगा? यमक अलंकार आएगा। कौन सा आएगा? यमक अलंकार।
इकलौता में समास कौन सा आएगा? तो इकलौता में समास आएगा द्विगु समास। कौन सा आएगा? द्विगु समास आएगा। और इसमें माला फेरत युग गया फिर आया ना मन का मेर, फेर मन कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें आएगा यमक अलंकार। कौन सा आएगा? यमक अलंकार आएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द है कुचेष्टा, उपसर्ग, ना खुश। तो ये आएगा मिलान। मिलान क्या है? उपसर्ग रहित, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें कु है, इसमें उप है, इसमें ना है, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। लेकिन मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। नायक में संधि है। तो नायक में क्या संधि है? अयादि संधि है। कौन सी संधि होगी? नायक में होगी अयादि संधि। इसमें क्या ये अपोजिट मीनिंग बताना है। इसमें जो भी बेस्ट अपोजिट मीनिंग हो ना वो बताना है। वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान्स फॉर ए हॉलीडे। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा डेफिनिटिव। क्या आएगा? इसमें आएगा डेफिनिटिव। टेंटेटिव क्या होता है? अनिश्चित सा। सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेसिकल सेग्रीगेशन। तो इसका अपोजिट बताना है। तो इसमें आएगा इंटीग्रेशन। क्या आएगा? इंटीग्रेशन। सेग्रीगेशन का अपोजिट क्या होगा? इंटीग्रेशन। सेग्रीगेशन का अपोजिट पूछ रखा है तो इसका आएगा इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या बताना है अभी? अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स फ्रेजेस बताने। इसमें आइडम्स फ्रेजेस वियर एंड टीयर। तो इसका क्या होगा? डैमेज कॉज्ड बाय कंस्टेंट यूज। क्या आएगा? डैमेज कॉज्ड बाय कंस्टेंट यूज। वियर एंड टीयर का आइडम फ्रेजेस बताना है। डैमेज कॉज्ड बाय कंस्टेंट यूज। तो नोट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो इसमें क्या पूछ रखा है? आइटम्स फ्रेसेस बताने हैं। तो इसमें क्या आएगा? वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग। नोट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग इसका आएगा। ठीक है। फाइंड द रोंगली स्पेल्ट वर्ड। तो इनमें जो रोंगली स्पेल्ट वर्ड हैं वो बताने हैं। तो इसमें से कौन सा आएगा? इसमें आएगा एंटीपैथी। इसमें आएगा ये। ठीक है। अर्नेस्ट, इनफेस्ट, डिटर्स, अगेंस्ट। इनमें से कौन सा आएगा? इनमें से आएगा अगेंस्ट। AGANIST। AGANIST। और इसका राइट वर्ड क्या होगा? AGAINST। AGAI आएगा INS और T। AGA। ठीक है। इसका राइट वर्ड ये आएगा। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी टायर्ड ओनली बाय द डैश कोर्ट। तो ये क्या आएगा? जुवेनाइल। इसका आएगा जुवेनाइल। तो धन्यवाद भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया।